हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आज हम इंपॉर्टेंट एक्ट्स पढ़ने वाले हैं जो अंग्रेजों ने भारत में बनाए थे आने के बाद अपने शासन के दौरान, और जिससे देश चलाया था उन्होंने। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिमाचल एलाइड सर्विसेज के लिए, ठीक है, या जितने भी HPPSC के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उनमें मॉडर्न हिस्ट्री आती है ज्यादातर एग्जाम्स में। तो सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, याद रखिएगा। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि लॉर्ड वैरन हेस्टिंग के समय पर क्या किया गया था, बनाया गया था। याद रखिएगा कि इस एक्ट को प्रथम चार्टर एक्ट, फर्स्ट चार्टर एक्ट के नाम से भी जाना गया है। और इसके तहत बंगाल में गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इस एक्ट के अंडर में सबसे पहला काम क्या किया था, जो बंगाल का गवर्नर था, जो वहां के प्रशासनिक कार्य देखता था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल का मतलब ये था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके अंडर में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को भी रख दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में टोटल 4 सदस्यों को शामिल किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी परिषद बनाई गई थी और इस परिषद में 4 लोगों को शामिल किया गया था। अब ये 4 लोग कौन थे? तो इन 4 लोगों के नाम थे बारवेल, क्लेवरिंग, मॉनसन और आपका फ्रांसिस। ये 4 लोग थे और इसमें एक गवर्नर जनरल भी था। तो कुल 5 सदस्य थे परिषद में गवर्नर जनरल के साथ। इसके अलावा इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय 1774 में। और एलिजा इम्पे को याद रखिएगा कि पहला चीफ जस्टिस बनाया गया था, और एलिजा इम्पे के साथ 4 अन्य न्यायाधीशों को और भी रखा गया था कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। नेक्स्ट आता है आपका 1781 का अमेंडमेंट एक्ट। तो 1781 में अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में ही अमेंडमेंट संशोधन किए गए थे, कुछ सुधार किए गए थे 1781 में। हालांकि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भी रेगुलेटिंग एक्ट में जो 1773 का था उसी के अंदर कुछ सुधार किए गए थे। साथ ही साथ जो रेगुलेट 1781 में इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया था वारन हास्टिंग के समय पे ही। तो क्या किया गया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पब्लिक सर्वेंट थे, मतलब जो काम करने वाले लोग थे, IAS ऑफिसर वगैरह जो थे, उनको सुप्रीम कोर्ट, खैर IAS का पद तो इस समय नहीं था, बाद में आया था वो इंडियन काउंसिल एक्ट में, ठीक है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो पब्लिक सर्वेंट्स को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट था 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट में बनाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट उन पर कार्यवाही नहीं कर सकता था। जो प्रशासनिक हेड हुआ करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, भारत में शासन चलाते थे, ठीक है, उन पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं कर सकता था, उनको क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। इसके अलावा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को, सभी धर्मों को और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करना पड़ेगा। इसके अलावा कहा गया कि जितनी भी प्रांतीय अदालतें हैं, प्रांतों की अदालतें हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही था पूरे भारत का, लेकिन जो छोटे छोटे प्रांत थे, जैसे आज के समय पे राज्य हैं, उस समय प्रांतें हुआ करती थी, ठीक है, पंजाब प्रांत, यूनाइटेड प्रांत, संयुक्त प्रांत, इस तरह से बॉम्बे प्रांत, मद्रास प्रांत, बंगाल प्रांत। तो जितनी भी प्रांतीय अदालतें थी, उनकी अपील सीधा सीधा गवर्नर जनरल की परिषद में जाएगी, ठीक है, जिसमें 5 मेंबर थे टोटल, गवर्नर जनरल समेत, ठीक है, बारवेल था, क्लेवरिंग था, मॉनसन था, फ्रांसिस था। तो प्रांतीय अदालतों की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाकर गवर्नर जनरल की परिषद में जाएगी। इसके अलावा यह कहा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। मतलब गवर्नर जनरल की परिषद ने जो निर्णय दे दिया, उन निर्णय को कहीं भी चैलेंज नहीं की जा सकता, चुनौती नहीं दी जा सकती, वो निर्णय को लास्ट निर्णय माना जाएगा। इसके अलावा अंग्रेजों का जो कोषागार था, जहां पर पैसे वगैरह रखे जाते थे, तो कोषागार को भी पहले मुर्शिदाबाद में था, ये इसी एक्ट के तहत मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके तहत कुछ खास नहीं किया गया, ये भी वॉरेन हेस्टिंग के समय पर आया था और इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में ही सुधार किया। नेक्स्ट आता है 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि थर्ड चार्टर एक्ट था, जो कि लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय पर आया था, याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट का कार्यकाल था 1807 से 1813 के बीच में। तो 1813 में इनके समय पर चार्टर एक्ट, थर्ड चार्टर एक्ट आया था। इसके तहत सबसे पहले तो कंपनी का देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी,
इसकी भारत में ट्रेड पे मोनोपोली हुआ करती थी, व्यापार पे एकाधिकार हुआ करता था। व्यापार पे एकाधिकार का मतलब है जो फसल ये कहते थे वो किसानों को उगानी पड़ती थी। उसके बाद किसानों से अंग्रेज कौड़ियों के भाव में फसल को खरीदा करते थे और इंटरनेशनल मार्केट में हैवी प्राइसेस पर बेचा करते थे। तो ये थी ट्रेड मोनोपोली, व्यापार पर एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी कि सब तरह से व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी भारत में। तो इसमें क्या किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को, ट्रेड मोनोपोली को समाप्त किया गया, लेकिन पार्शियली तौर पर, याद रखिएगा, आंशिक रूप से रोक लगाई गई थी, पूर्ण रूप से रोक नहीं लगाई गई थी, सिर्फ आंशिक रूप से रोक लगाई गई थी। ठीक है ना, आप कहेंगे पार्शियली एंडेड, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज पार्शियली एंडेड, तो पार्शियल, आंशिक रोक लगाई गई थी। अब कोई भी अंग्रेज, अभी तक तो सिर्फ कंपनी व्यापार कर सकती थी, लेकिन अब कोई भी व्यक्तिगत अंग्रेज, इकलौता अंग्रेज भी अपना व्यक्तिगत व्यापार कर सकता था भारत में। इसके तहत जो और अंग्रेज आए थे उन्हें भी व्यापार करने की परमिशन मिल गई। इसके अलावा यह कहा गया कि चीन के साथ चाय के व्यापार पर अंग्रेजों की ही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली रहेगी। ठीक है ना, तो यहां पर कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली रहेगी चीन के साथ चाय के व्यापार पर। चाय बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, चाय बहुत अच्छी प्राइसेस पे बिकती थी जो अंग्रेजों को मालामाल करती थी। इसके अलावा अफीम को भी रखा गया, इसमें कहा गया अफीम पर भी अंग्रेजों की ही ट्रेड मोनोपोली रहेगी, ओपीएम पर। तो एक तो अफीम पर कही गई अंग्रेजों की मोनोपोली रहेगी, और दूसरा कहा गया चाय के व्यापार पर अंग्रेजों की मोनोपोली रहेगी। इसके अलावा कहा गया कि 20 वर्ष तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो भारत पर बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, अगले 20 वर्षों के लिए धीरे धीरे एक्सटेंड किया जाता था, चार्टर एक्ट लाए जाते थे, शाही कानून लाए जाते थे, ब्रिटेन से तैयार होते थे कानून, और इसके तहत 20 वर्ष तक, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, तो इस प्राइवेट कंपनी को 20 साल तक और भारत पर शासन बढ़ाया गया इस एक्ट के अंदर में। इसके अलावा इसी एक्ट के अंदर में जितने भी ब्रिटिश ईसाई मिशनरी थे, देखो आपको पता है कि अंग्रेजों का धर्म क्या होता है, ईसाई धर्म होता है, क्रिश्चियन धर्म के होते हैं। अब मिशनरी वो लोग होते हैं जो अपने धर्म की अच्छी बातें दूसरे धर्म के लोगों को बताते हैं और उनसे अपना धर्म अपनाने की अपील करते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी ब्रिटिश ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भी इजाजत मिल गई। तो ये चीज भी याद रखेगा, भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस एक्ट के अंदर ब्रिटिश ईसाई मिशनरी भारत में आए थे। इसके अलावा ये भी कहा गया 1813 के चार्टर एक्ट में कि वार्षिक 1 लाख रुपए जो है वो भारतीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के लिए दिया जाएगा, लेकिन हालांकि ये पैसा दिया नहीं गया, लेकिन कहा गया था कि दिया जाएगा। इसके अलावा इसी एक्ट में 1813 के चार्टर एक्ट में 10.5% का लाभांश भी निश्चित किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि किसी भी चीज की अगर ट्रेडिंग कर रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो उस पर 10.5% ही लाभांश ले सकती है वो मैक्सिमम। स्थानीय सरकारों को कर लगाने की इजाजत दे दी। ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, स्थानीय सरकारें थी, उनको कर लगाने की अलग से इजाजत दे दी कि वो इस 10.5% के बाद अपना कर लगा सकते हैं। तो कहा गया जितने भी अदालत संबंधित मामले होंगे वो अंग्रेजों को भारत में अधिक सशक्त बनाया। ठीक है ना, तो अदालतों में अंग्रेजों की नियुक्तियां करी, इंडियन जजेस की नियुक्तियां नहीं करी। ठीक है ना, भारतीयों की नियुक्तियां नहीं की, तो अंग्रेजों को भारत में ज्यादा सशक्त बनाया ताकि अंग्रेजों के अधीन ही रहे भारत वाले। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का चार्टर एक्ट, जो कि चौथा चार्टर एक्ट था। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर पास किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल आपको पता होना चाहिए कि 1828 से लेकर के और 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पे हालांकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई, जैसे कि सती प्रथा का अंत हुआ, ठगी प्रथा का अंत हुआ भारत में। ठीक है ना, डकैतों का अंत किया, इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब ने। तो इस समय गवर्नर जनरल के पद को, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को और ज्यादा एक्सपेंड किया गया, और बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब ये पोस्ट पूरे भारत की हो चुकी थी, अब तक जो बंगाल की थी वो पूरे भारत की बन चुकी थी, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर आ रहे थे, लेकिन अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, और जितने भी गवर्नर थे, छोटे छोटे राज्यों के सूबेदार थे, वो सारे के सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत कर दिए गए। तो इस हिसाब से लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्य शक्ति यानी कि कमर्शियल पावर को समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के अंदर में। साथ ही साथ याद रखिएगा, अब ट्रेड मोनोपोली जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यहाँ मतलब जो चाय और अफीम पर उनका एकाधिकार था उसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत में।
इसके अलावा 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में एक लॉ मेंबर, एक कानूनी सदस्य को भी याद रखिएगा नियुक्त किया गया, एक कानूनी मेंबर को। और पहले फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था? टीबी मैक्यूले को लाया गया पहला लॉ मेंबर बना करके। हालांकि टीबी मैक्यूले 1834 में भारत में आए थे, जिन्हें जनरल काउंसिल ऑफ पर्सनल इंस्ट्रक्टर बना करके भारत में भेजा गया था ब्रिटेन की तरफ से। और टीबी मैक्यूले ने यह याद रखिएगा कि भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे। इन्होंने आंग्ल शिक्षा का समर्थन किया था भारत में, वेस्टर्न एजुकेशन का, पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया था। सेकेंड एक्ट टू फैब 1835 को याद रखिएगा, मैक्यूलेट माइन्यूट लाया गया, ठीक है ना। मैक्यूले मसविदा को लाया गया भारत में। मैक्यूले माइन्यूट था क्या? तो भारत में ये आधुनिक शिक्षा का सुधार माना जाता है मैक्यूले माइन्यूट को, जो कि टीबी मैक्यूले माना गया, लेकर के आए थे। अब इसके तहत इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो अंग्रेजी को भाषा के तौर पर भारत में क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद मैक्यूले माइन्यूट का मकसद था कि इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाए, और जिससे क्या हो सके, भारतीयों को, जो भारतीय थे, उन्हें अंग्रेजी सिखाई जा सके। देखो उस समय पर क्या होता था कि भारतीयों को अंग्रेजी आती नहीं थी ज्यादातर को, तो ये होता था कि जो क्लर्क्स भी होते थे ना काम करने के लिए ऑफिसेज में, सरकारी ऑफिसेज में, वो ब्रिटेन से बुलाने पड़ते थे। अब वो बहुत ज्यादा महंगे पड़ते थे, क्योंकि इतनी दूर से बुलाने पर उनको अच्छा पैसा भी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ पैसा तो देना ही पड़ेगा, उन्हें खाना पीना रहना, ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। अब उन्होंने कहा इससे अच्छा तो यह कि भारतीयों को अंग्रेजी सिखा दी जाए, भारतीयों को अंग्रेजी सिखा दी जाए, इससे क्या होगा, हमें सस्ते क्लर्क्स मिल जाएंगे भारत में। तो इंग्लिश को लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया ताकि सस्ते क्लर्क्स मिल सके भारत में, टू गेट चीप क्लर्क्स इन इंडिया। इसके अलावा स्कूल्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, विज्ञान और तकनीक को भी पढ़ाया गया, ठीक है। और इस एक्ट को याद रखिएगा सबसे पहले 1835 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में लागू किया गया था इस मैक्यूले माइन्यूट को। इसके अलावा इसी एक्ट के अंडर में भारत में दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया कि दासों का अंत किया जाए, जो भारत में दास प्रथा चला करती थी। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट, जो कि 1853 का चार्टर एक्ट था, और याद रखेगा कि 1853 का चार्टर एक्ट लास्ट चार्टर एक्ट था, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय पर आया था। और लॉर्ड डलहौजी भारत में 1848 से लेकर के 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था, 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, सती प्रथा का भी अंत किया था लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए हम एक्ट पढ़ रहे हैं तो एक्ट की बात करेंगे फिलहाल। तो भारतीय प्रांतों पर ब्रिटिश संसद का अधिकार बढ़ गया, ठीक है ना। इस एक्ट के तहत भारत की जो प्रांतें थी, जो राज्य थे कहने का मतलब है, उन पर ब्रिटिश संसद का अधिकार और बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लैंड में दफ्तर था, हेडक्वार्टर था। वहां पर डायरेक्टर हुआ करते थे जो कि कंट्रोल करते थे, डिसीजन देते थे वहां से। इन डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटा करके कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। याद रखिएगा चार्टर एक्ट 1853 के तहत में। इसके अलावा बंगाल में उपराज्यपाल का पद बनाया गया, जो कि प्रशासनिक कार्य देखता था बंगाल के, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल तो आपको पता ही है, भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत में। तो इसलिए बंगाल में अब प्रशासनिक कार्य देखने के लिए उपराज्यपाल का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया गया। इसके अलावा इसी एक्ट के अंदर में सिंध और पंजाब दो प्रांत नए बन करके आए, दो नए प्रांतों को बनाया गया। साथ ही साथ कहा गया इसी एक्ट के अंडर में कि आईसीएस परीक्षा, जो सिविल सेवा परीक्षा थी, इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा को लंदन में आरंभ किया गया, और एज रखी गई 18 से 23 साल तक के व्यक्ति ही इसको दे सकते थे, इस एग्जाम को। हालांकि भारतीयों को इसमें बैठने की इजाजत नहीं दी गई, सिर्फ अंग्रेज ही ये परीक्षा दे सकते थे लंदन में। भारतीयों को इसमें परमिशन दी गई। जो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसमें भारतीयों को इस परीक्षा देने में शामिल किया गया। इसके अलावा याद रखिएगा 2 अगस्त 1858 को आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858। याद रखिएगा, तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया। अब ये अधिनियम क्यों आया था? 1857 में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी थी, जो कि बहुत ज्यादा अत्याचार हुए थे 1857 की क्रांति में, बहुत सारे लोग मारे गए थे।
तो रानी ने ये कहा था, इंग्लैंड की रानी ने, कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको भारत में शासन करने के लिए भेजा था या मारकाट करने के लिए भेजा था। तो रानी बहुत गुस्से में थी और रानी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और उस शासन को समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। तो ये एक्ट 2 अगस्त को आया था 1858। हालांकि इसे लागू किया गया 1 नवंबर 1858 को, तो लागू थोड़ा लेट किया गया इसको। तो इस एक्ट के तहत सबसे पहला काम क्या किया गया, तो भारत सचिव का पद बनाया गया। ठीक है भाई, जैसे कि आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया गया और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसे क्या बना दिया गया, उसे वाइसरॉय बना दिया गया था भारत का, ठीक है ना, जो क्राउन के लिए काम करेगा, यानी कि ब्रिटेन की रानी के लिए काम करेगा वो। इसके अलावा भारत सचिव का पद बनाया गया, ये भी इंग्लैंड में ही बनाया गया। और पहला भारत सचिव किसको बनाया गया, तो याद रखिएगा चार्ल्स वुड को पहला भारत सचिव बनाया गया और इसके अंडर में 15 सदस्य बनाए गए, रखे गए। इसके अलावा जो लंदन में डायरेक्टर्स का बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्टर्स का जो ग्रुप था, जिसमें मैंने बताया था अभी आपको कि 18 मेंबर्स कर दिए गए थे 24 से घटा करके पिछले एक्ट में, तो उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्टर्स को भी क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। भाई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही समाप्त किया जा रहा है तो ऑटोमेटिकली बात है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी क्या करेगा, डायरेक्टर्स का समूह भी क्या करेगा। और गवर्नर जनरल के ऑफ इंडिया के पद को वाइसरॉय कहा जाने लगा। तो इस तरह से जो लॉर्ड कैनिंग साहब थे वो याद रखेगा भारत के पहले वाइसरॉय बने, अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय बने 1858 में। इसके अलावा वाइसरॉय की जो परिषद बनाई गई उसमें एक पद और बनाया गया फाइनेंस मेंबर का, वित्तीय सदस्य का। और पहले फाइनेंस मेंबर थे जॉन विल्सन, जॉन विल्सन याद रखिएगा। और जॉन विल्सन ने ही याद रखिएगा 1860 में पहली बार भारत का बजट भी पेश किया था। तो यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार भारत का बजट पेश किया गया था 1860 में, जॉन विल्सन साहब ने। और इन्होंने भारत में 3 टैक्स की सिफारिश करी थी, जिसमें एक टैक्स लेंगा नाम से भी था, जिसको इनकम टैक्स कहा गया, इनकम टैक्स कहा गया। और उस समय पर 5% दर भी रखी गई आयकर की। तो जिन लोगों की आय ज्यादा है उनको लेंगा टैक्स इनकम टैक्स के रूप में देना था 5%। नेक्स्ट आता है 1861 का काउंसिल एक्ट। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, या फिर इसी को इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट भी कहा गया। मैंने आपको कल बताया था कि इसके तहत, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट के तहत भारतीयों को भी क्या किया गया, सिविल सेवा में शामिल कर लिया गया, कि भारतीय भी अब क्या कर सकते थे, आईसीएस परीक्षा दे सकते थे लंदन में जाकर के। तो भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते थे। इसके अलावा जितने भी वॉइसरॉय की परिषद में मेंबर्स थे उनके पोर्टफोलियो बनाए गए, उनको अलग अलग विभाग दिए गए कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, ठीक है ना, विभागों का बंटवारा किया। साथ ही साथ वॉइसरॉय की परिषद में 6 से 12 सदस्य अब नियुक्त किया जा सकते थे, ठीक है ना, 12 मेंबर्स तक मैक्सिमम हो सकते थे। 6 से सदस्य हुआ करते थे वॉइसरॉय की मेंबर में। भाई आपको पता है कि गवर्नर जनरल के 4 सदस्य थे, एक गवर्नर जनरल खुद था, उसके बाद एक फाइनेंस मेंबर लाया गया था, छठा सदस्य बना करके एक लॉ मेंबर लाया गया था। तो वाइसरॉय को छोड़ करके टोटल 6 मेंबर थे, लेकिन अब 6 से बढ़ा करके 12 कर दिए गए इस एक्ट के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। और सभी को अलग अलग पोर्टफोलियो दे दिया गया। भाई कृषि आप देखेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर विदेशी मामले आप देखेंगे, स्वास्थ्य सिस्टम आप देखेंगे, शिक्षा आप देखेंगे, तो सबको अलग अलग पोर्टफोलियो विभाग दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसके तहत क्या किया गया, सबसे पहले तो भारतीयों को आईसीएस परीक्षा देने का प्रावधान किया गया कि भारतीय भी आईसीएस परीक्षा दे सकते थे। तो पहले व्यक्ति जो कि भारत की तरफ से आईसीएस परीक्षा देने लंदन गए थे वो 1862 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, लेकिन ये असफल रहे थे, पास नहीं हो पाए थे, परीक्षा में फेल हो गए थे। दूसरे व्यक्ति थे 1863 सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि गए थे परीक्षा देने लेकिन ये सफल रहे थे। तो पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय कौन थे इस परीक्षा को देने वाले, तो आप क्या कहेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन आपसे पूछा जाए पहले आईएएस ऑफिसर कौन थे, पहले सफल कौन हुए थे आईसीएस परीक्षा में, तो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट याद रखिएगा हाई कोर्ट एक्ट लाया गया 1861 में, जिसके तहत कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 1862 में हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई, उच्च न्यायालय बनाए गए। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे 3 ऐसे प्रांतें थी, 3 ऐसे प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे जहां पे सबसे पहले हाई कोर्ट्स बनाए गए, जिसमें 15
न्यायाधीश रखे गए और एक मुख्य न्यायाधीश को रखा गया। और 1863 में याद रखिएगा शंभुनाथ पंडित पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जिनको कलकत्ता हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिएगा शंभुनाथ पंडित पहले व्यक्ति थे। इसी एक्ट के अंडर में याद रखिएगा 1866 में आगरा हाई कोर्ट भी बनाया गया और आगरा हाई कोर्ट को 1869 में याद रखिएगा आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया और वर्तमान में भी जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में ही स्थित है। इसके बाद आया था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो कि लॉर्ड लैंसडाउन के समय पर आया था। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल 1888 से लेकर के और 1894 तक था। इस एक्ट के तहत संसदीय प्रणाली का आरंभ बनाया गया। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, पहली बार संसद बनाई गई, संसदीय प्रणाली की शुरुआत मानी गई। इसके अलावा एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का भी आरंभिक चरण था भारत में। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो कुछ भी होता है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। भारत में किसी भी तरह का अकाल आ रहा है, किसी भी तरह की बाढ़ आ रही है, कहीं भी हर काम के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई सरकार उत्तरदायी रहनी चाहिए। तो इस चीज की आरंभ, संसदीय प्रणाली का आरंभ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से हुआ था। साथ ही साथ याद रखेगा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में केंद्र की और प्रांतों की जितनी भी विधान परिषदें थी उनमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो सुधार 1919 का एक्ट था, ये 1909 में लाया गया था। तो मॉर्ले उस समय भारतीय सचिव था, जैसे कि मैंने आपको पहले इस भारतीय सचिव भी बताए थे कौन थे, जॉन डाल्टन, ठीक है। तो मॉर्ले उस समय भारतीय सचिव के पद पे थे और मिंटो जो थे उस समय भारत के वाइसरॉय थे, लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो इन दोनों ने मिलकर के ये एक्ट बनाया था, तो इसलिए इसी का नाम इनको दिया गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। तो इस एक्ट में मुस्लिमों के लिए सबसे पहले तो रिजर्वेशन दी गई, ठीक है। जो विधान परिषदें थी उनमें अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई मुस्लिमों के लिए। अंग्रेजों की पॉलिसी थी बांटो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। इसके अलावा केंद्र की जो विधानसभा थी उसके अंदर जो है सदस्य पहले 16 हुआ करते थे, उनको 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया। इसके अलावा इसी एक्ट के तहत में पहले भारतीय थे जिनका नाम था सत्येंद्र पी सिन्हा, इनको वायसरॉय की परिषद में नियुक्त किया गया। तो वायसरॉय की परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र पी सिन्हा, और इनको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत जो है इसमें शामिल किया गया था। इसी के तहत इस एक्ट के अंडर में भारतीय सचिव की परिषद में भी 2 भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया गया था। मनोनीत मतलब बिना इलेक्शन लड़े मनोनीत कर दिया गया था कि आप आज से इस पद को संभालिए। इसके अलावा अंग्रेजों की केंद्र में जो इंपीरियल विधान परिषद थी उसमें भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था, उसमें भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया था, रिप्रेजेंटेशन दिया था। इसके अलावा इसी एक्ट के अंडर में 1909 के एक्ट के अंडर में बजट पर अभी तक कोई भी बहस करने का प्रावधान नहीं था। बजट पेश किया जाता था, पास कर दिया जाता था। लेकिन पहली बार इसी एक्ट के अंदर में 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में बजट पर भी बहस करने का प्रावधान हो गया, ठीक है, कि बजट पर अब बहस की जा सकती थी। नेक्स्ट एक्ट आता है मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। तो इस समय जो मॉन्टेक्यू था वो कौन था? वो भारतीय सचिव था और चेम्सफोर्ड जो था वो वाइसरॉय था, याद रखिएगा। ये एक्ट बना तो 1919 में था लेकिन इसे लागू 1921 में किया गया था और इसमें प्रस्तावना भी थी। हालांकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें प्रस्तावना का जिक्र नहीं किया गया था। तो इस एक्ट के तहत में सबसे पहले भारत में डायरेकी, डायरेकी यानी कि दोहरी शासन प्रणाली, वो भी कहां पे? प्रांतों में, प्रोविंस में। तो डायरेकी प्रोविंशियल या फिर आप कह सकते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी कहां पे? यहां पर बात की गई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, प्रांतीय स्वायत्तता की। कहां पर? प्रांतों में, प्रांतों में की गई। हालांकि इसी चीज को बाद में केंद्र में लागू कर दिया गया था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो सबसे पहले डार्की में क्या किया गया? दोहरी शासन प्रणाली, मतलब 2 लोग मिलकर शासन को संभालेंगे। अब कैसे संभालेंगे? देखो सेंटर में अगर मैं पहले बात करूं, सेंटर में इस समय 2 सदन थे, द्विसदन सदनात्मक व्यवस्था लाई गई। एक तो देखो आपको मैंने बताया केंद्र में थी हमारी इंपीरियल विधान परिषद, इस इंपीरियल विधान परिषद को 2 भागों में बांट दिया गया।
तो सबसे पहला भाग था इसका राज्य परिषद, जो कि अपर हाउस था, उच्च सदन था। अब इस राज्य परिषद में याद रखिएगा 60 सदस्य हुआ करते थे राज्य परिषद के अंदर, जिसमें 34 लोग निर्वाचित थे, 26 लोग मनोनीत थे। ठीक है, इस 34 लोगों में से 20 सामान्य लोग थे, 10 मुस्लिम्स थे, 3 यूरोपियन थे और 1 सिख था, मतलब आरक्षण दिया गया था। 26 मनोनीत में से 16 ऑफिशियल रखे गए थे और 10 अनऑफिशियल रखे गए थे। अब दूसरा सदन जो था वो था विधानसभा। तो इंपीरियल विधान परिषद को दो भागों में बांटा गया, एक तो थी राज्यसभा और दूसरी थी विधानसभा। तो विधानसभा को निम्न सदन कहा गया। और याद रखिएगा कि जो राज्यसभा के सदस्य थे इनका कार्यकाल था 5 वर्ष का। साथ ही साथ याद रखिएगा विधान परिषद था दूसरा सदन, निम्न सदन। तो इसमें कुल 145 सदस्य थे, जिनका कार्यकाल कितना, तो 3 वर्ष का कार्यकाल था जिनका। 145 में से 104 लोग निर्वाचित थे और 41 लोग मनोनीत थे। 104 सदस्यों में से 52 सामान्य थे, 30 मुस्लिम थे, 20 स्पेशल थे और 2 सिख थे। और 41 में से 26 ऑफिशियल्स थे और 15 अनऑफिशियल थे। तो ये तो था सेंटर में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। अब प्रांतीय सरकारों की मैं बात करूं तो इस समय भारत में 8 प्रांतीय हुआ करती थी टोटल। यहां पर भी डायरकी लागू की गई। ठीक है, मैंने यही बताया था आपको, प्रांतों में डायरकी लागू की गई। सेंटर में तो एक ही थे, कौन, वाइसरॉय। ठीक है ना। और 2 परिषदें बना रखी थी, आपको पता ही है। 2 हाउस थे, अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, अलग अलग सदस्य थे, एक में 60 सदस्य थे, एक में 145 सदस्य थे। अब यहां पर डायरकी को लाया गया प्रांतों में। तो प्रांतीय सरकारें टोटल 8 थी। तो कहा गया एक तो भाई गवर्नर था प्रांतों में। पहला प्रमुख था कौन, गवर्नर, जिसका काम था प्रशासन देखना। प्रशासनिक कार्य में क्या देखता था वो, तो वो देखता था लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, साथ ही साथ न्यायिक व्यवस्था देखता था और संचार कम्युनिकेशन देखता था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दूसरे व्यक्ति थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, भारतीय मंत्री थे। भारतीय मंत्रियों का काम था कृषि को देखना, स्थायी प्रशासन देखना, पुलिस, स्वास्थ्य और साफ सफाई, सैनिटेशन। तो ये थी डायरकी, जिसमें आधा काम दिया गया गवर्नर को, जैसे कि क्या, जैसे कि कानून व्यवस्था का काम गवर्नर को दिया गया, संचार का काम गवर्नर को दिया गया। लेकिन भारतीय मंत्रियों को कृषि, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत यानी कि पुलिस का, स्वास्थ्य का और साफ सफाई का काम दिया गया। इसके अलावा सीएजी का पद भी बनाया गया, जिन्हें आप भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, जो कि भारत सरकार के या ब्रिटिश सरकार उस समय थी भारत में, तो जो भी ब्रिटिश सरकार थी उनके खर्चों का सारा लेखा जोखा तैयार करेगा। तो सीएजी का पद बनाया गया। हालांकि इस पद को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, याद रखेगा, 1935 के तहत डिसॉल्व कर दिया गया, हटा दिया गया इस पद को भी। ज्यादा लंबे समय तक ये पद नहीं चल पाया। इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, लघु संविधान, याद रखेगा। तो इस एक्ट को लघु संविधान भी कहा गया है, साथ ही साथ इसे ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। इसमें टोटल 321 सेक्शंस थे, धाराएं थी, 10 शेड्यूल यानी कि 10 अनुसूचियां थी, लेकिन इसमें प्रस्तावना नहीं थी, नो प्रियम्बल, याद रखेगा। हालांकि जो मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था उसमें प्रियम्बल थी गई। तो सबसे पहले यहां पर बात की गई वापस से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, याद रखेगा। अब डार्की को, जो दोहरी शासन प्रणाली थी, इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत क्या किया गया, तो डार्की जो लागू की थी अंग्रेजों ने 1919 के एक्ट के तहत, मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत, उस डार्की को प्रांतों से समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। और कहां लागू किया गया, सीधा केंद्र में लागू किया गया। इसके अलावा गवर्नर को अब डार्की प्रांतों से हटाएगी, मतलब दोहरी शासन प्रणाली नहीं होगी। यानी कि अब किसी एक ही व्यक्ति के पास शासन रह सकता था, डार्की में 2 लोगों के पास रहता था, गवर्नर के पास और भारतीय मंत्रियों के पास। अब डार्की खत्म हुई, यानी कि सिंगल व्यक्ति का रूल आएगा। तो गवर्नर को ही क्या बना दिया, प्रांत का कार्यकारी प्रमुख बना दिया, मतलब गवर्नर ही सारे काम देखेगा, चाहे पुलिस हो, चाहे कृषि हो, चाहे आपका न्याय व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, सारे काम गवर्नर देखेगा। अब गवर्नर को बना दिया गया। ठीक है ना। और मंत्री परिषद को कहा गया कि वो गवर्नर को हर काम के लिए क्या करेगी, अपनी सलाह देगी। मतलब गवर्नर जो है किसकी सलाह पर काम करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। ठीक है ना। और मंत्री परिषद जो है वो राज्य विधायिका, यानी कि जो राज्यों की विधानसभा वगैरह थी, उसके प्रति उत्तरदायी होगी इस समय।
तो डार्की को पहला पॉइंट था कि प्रांतों से हटा दिया गया था। अब कैसे हटाया मैंने सारा बता दिया आपको। नेक्स्ट आता है डार्की को लागू कहां किया गया, तो इस समय केंद्र में लागू किया गया डार्की को। ठीक है, दोहरी शासन प्रणाली आई अब केंद्र में। अब दो हेड होंगे, तो पहला हेड था कौन, वाइस रॉय, और दूसरा हेड कौन थे, मंत्री परिषद। तो डायरेक्टली में दोहरी शासन प्रणाली होती है, दो लोगों का शासन चलता है। तो वाइस रॉय को दिए गए एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेशी मामले, साथ ही चर्च और धर्म का मामला भी वाइस रॉय को दिया गया। इसके अलावा जितने भी पावर सोर्सेस थे इंडिया के पास उस समय पर, बिजली वगैरह शक्ति स्रोत, वो दिए गए। इसके अलावा कर यानी कि टैक्सेस का भी दिया गया, पुलिस का भी वाइस रॉय को दिया गया, और न्यायपालिका भी वाइस रॉय के अंडर में ही रखी गई। ठीक है, और मंत्री परिषद को दिया गया स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सैनिटेशन का काम, साफ सफाई का काम। इसके अलावा यहाँ पर बाई कैमरल पार्लियामेंट की, लेजिस्लेचर की बात की गई, द्विसदनात्मक विधायिका की। अब केंद्र में दो सदन लाए गए, एक तो लाई गई राज्यसभा, तो आपका राज्यसभा, स्टेट काउंसिल को क्या कहते हैं हिंदी में, राज्यसभा लाया बनाया गया। ठीक है, और फेडरल असेंबली बनाई गई संघात्मक सभा, दूसरी बनाई गई संघात्मक सभा। तो केंद्र में बाई कैमरल लेजिस्लेचर आ गया। हालांकि इसी के तहत चौथा काम क्या किया गया, फेडरल कोर्ट, संघात्मक न्यायालय की भी स्थापना की गई। कहां पर, दिल्ली में, याद रखिएगा। तो अब आपको पता है कि ये जो सिस्टम था डायर की केंद्र में लागू हो गया था, तो केंद्र में दो सभाएं बना दी गई, स्टेट काउंसिल और फेडरल असेंबली। इसी के तहत फेडरल कोर्ट की भी एक स्थापना की गई, जो कि फेडरल कोर्ट का काम क्या था, अगर प्रांतों के बीच में कोई आपसी, 8 प्रांतें थी भारत में, और उन्हीं प्रांतों के बीच में अगर किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो उसको कौन निपटाएगा, तो फेडरल कोर्ट निपटाएगा। ठीक है ना। साथ ही साथ केंद्र के साथ भी अगर किसी प्रांत का कुछ विवाद होता है तो उसको भी निपटाने का काम किसका था, तो फेडरल कोर्ट का ही था। इसके अलावा याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल, जो भारतीय परिषद थी, इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर क्या लाया गया, भारत सचिव का पद लाया गया। और भारत सचिव के साथ टीम ऑफ एडवाइजर्स को अभी अपॉइंट किया गया। ठीक है ना, उसकी एक सलाहकार टीम को अपॉइंट किया गया। साथ ही साथ याद रखिएगा, इसी एक्ट के अंडर में रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि पुनर्गठन भी किया गया। पुनर्गठन किया गया, किस चीज का पुनर्गठन किया गया, तो 1937 में, याद रखिएगा, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जिसको आज के समय पर आप म्यांमार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सिंध को, याद रखिएगा, बॉम्बे से अलग किया गया। बिहार उड़ीसा के साथ था, तो बिहार को उड़ीसा से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। इसके अलावा ये मुख्य विशेषताएं थी, ये 6 जो मैंने आपको बताए पॉइंट्स, मुख्य विशेषताएं थी। अब कुछ स्पेशल फीचर्स भी थे इस एक्ट के। अब स्पेशल फीचर्स में याद रखिएगा, सबसे पहले तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को सुप्रीम अथॉरिटी दे दी गई। तो ब्रिटिश संसद थी, उसके पास सर्वोच्च मान्यता थी भारत के अंदर, वो जो चाहती थी वो शासन चला सकती थी भारत में। ठीक है, ये स्पेशल फीचर था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एक्ट को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब ये सारा एक्ट खत्म हो चुका है इस समय आपका। अब इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहा गया, और इसको ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। संविधान का ब्लूप्रिंट था ये, क्योंकि संविधान में आपको पता है बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी ली गई है। हालांकि इस एक्ट को 1947 में लागू किया गया था, जब देश आजाद हुआ था। क्योंकि देश आजाद जिस समय पर हुआ था, उस समय भारत का कोई भी संविधान नहीं था। उस समय संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, और संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान के लागू होने से पहले भारत ने जो कानून चलाया था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत ही भारत का कानून, सुशासन, ये सारी चीजें चलाई गई थी, सारी व्यवस्था। क्योंकि अंग्रेज तो भारत से जा ही चुके थे 15 अगस्त 1947 को। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में कुछ महान लोगों ने भारत के अलग अलग अपनी प्रक्रिया की थी। जवाहरलाल नेहरू साहब, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कि ऑल ब्रेक्स नो इंजन, कि इसमें सारी ब्रेक्स ही ब्रेक्स हैं, किसी भी प्रकार का इंजन नहीं है इसके अंदर। साथ ही साथ याद रखिएगा कि मदन मोहन मालवीय साहब ने कहा था, दिखने में तो लोकतंत्र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, लेकिन अंदर से कैसा है, खोखला है। तो दिखने में लोकतंत्र है, लेकिन अंदर से खोखला है। तीसरा याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हें पाकिस्तान का गांधी भी कहा जाता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था
सड़ा हुआ, रॉटन, मौलिक अधिकारों के खिलाफ और पूर्ण रूप से अस्वीकार्य। तो ये शब्द किसने कहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये आज हमने बात करी जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे जो कि किसने बनाए थे, ब्रिटिशर्स ने बनाए थे भारत में आकर के, और इसके तहत शासन चलाया था। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बस यहीं तक रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों ने किसी भी तरह का कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है अगर, तो मेरे पास HP TGT वगैरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं, टेट के, कमीशन के, तो आप जानकारी ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके 7018566717। तो इस नंबर पे आप कॉल और मैसेज करके कोई भी बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है, इस वीडियो को सभी के साथ जो भी लोग पढ़ने के इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।